देखो, ये जो यूजीसी का रेगुलेशन आया है, मैं इसको बहुत सही मानता हूँ। अपर कास्ट को ज़रूरत थी ऐसे शौक की, क्योंकि इनके अंदर ऐसा एक जुनून सा सवार था पिछले 10 साल से, देखा जाए 11 साल से, जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है बीजेपी की। इनको ऐसे लगता था कि ये पार्टी जो है हमारे लिए काम कर रही है। लेकिन इन्होंने पॉलिसी के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया, किस तरीके की पॉलिसी पिछले 12 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। और बीजेपी छोड़ो, बीजेपी के जो पहले जो इनका जनसंघ था, उनकी किस तरीके की आइडियोलॉजी थी। तो इस वीडियो का जो मेन फोकस है वो यूजीसी का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। किस टाइप का रूल है जो यूजीसी ने प्रपोज किया है कि यूनिवर्सिटी को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस जो कास्ट की पॉलिटिक्स है उसके बारे में थोड़ा मैं बात करूंगा, और बीजेपी की पॉलिसी के बारे में बात करूंगा जो पिछले 10-11 साल से ये लोग पॉलिसी अपना रहे हैं, और उसमें अपर कास्ट का क्या स्टैंड होना चाहिए और अपर कास्ट को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। देखो, अब यूजीसी के जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। यूजीसी का नोटिफिकेशन इतना खतरनाक क्यों है और इसकी वजह से इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, उनको कुछ रूल जो है फॉलो करना पड़ेगा। अगर जो वो ये रूल फॉलो नहीं करेंगी तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है या उनकी जो मान्यता है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये जो रूल्स हैं वो पब्लिक और प्राइवेट सब में अप्लाई होगा। इसके जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में मैंडेटरी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा, जिसका काम यही होगा कि एससी, एसटी, ओबीसी जो कैटेगरी हैं या वुमेन कैटेगरी है, उन लोगों को फाइनेंशियल या एकेडमिक या सोशल गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में जो है कई सारे मेंबर होंगे। इसका जो चेयरमैन होगा वो उस इंस्टीट्यूशन का हेड होगा। प्लस इसमें एससी कम्युनिटी से एक बंदा होगा और ओबीसी कम्युनिटी से एक बंदा होगा। इसमें एक वुमेन कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, और उसके बाद में इसमें एक पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला बंदा भी होगा इस कमेटी में। अगर जो कोई कंप्लेन फाइल की जाती है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, अगर जो कोई कंप्लेन फाइल की जाती है तो कमेटी को 24 घंटे के अंदर मीटिंग करनी होगी और 15 दिन के अंदर रिप्लाई करना होगा। जो कंप्लेन आई है वो कमेटी के पास जाएगी। कमेटी 15 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार करेगा और 15 दिन के अंदर उसको सबमिट करेगा। देखो, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से कॉलेज कैंपस के अंदर एक इक्विटी स्क्वाड बनेगा और उसका एक एम्बेसडर भी होगा। और ये जो स्क्वाड तैयार किया जाएगा वो स्टूडेंट ही होंगे कॉलेज के। ठीक है, जाहिर सी बात है वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। और इन लोगों का काम क्या होगा, ये ऐसे एरिया को मॉनिटर करेंगे जहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी कि यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो ये एक तरीके से स्निच की तरह काम करेंगे। ठीक है। अगर जो कुछ तरीके से डिस्क्रिमिनेशन इनको मिलता है कि कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये लोग जो है कमेटी को कंप्लेन करेंगे। मजे की बात यह है, कंप्लेन जो है ये बिना नाम से भी कर सकते हैं। ठीक है, कमेटी के पास कंप्लेन जाएगा तो वही 24 घंटे के अंदर वो मीटिंग करेंगे, 15 दिन के अंदर वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो ये सारा सिस्टम इन्होंने बनाया है कॉलेज कैंपस के अंदर। ये सारे इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने पड़ेंगे यूजीसी के नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो कॉलेज कैंपस को नरेंद्र मोदी जी क्या बनाना चाहते हैं, हमारा देश कैसे विश्वगुरु बनेगा, उसका एक आपको झलक में दिखाता हूँ। ये विश्वगुरु ऐसे नहीं बनता है, इसके पीछे मेहनत करना पड़ता है। वो मेहनत इस नोटिफिकेशन के थ्रू हो रहा है। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से पुलिस वाले क्या करेंगे, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर जो कोई कंप्लेन रिसीव होती है तो कमेटी के पास जाएगा। अगर जो कमेटी को लगेगा कि ये जो ऑफेंस है वो क्रिमिनल ऑफेंस है, ये कमेटी उसको फॉरवर्ड कर देगी पुलिस के पास। समझते जाओ ये प्रोसीजर कहाँ से। आप कॉलेज कैंपस से किस तरीके से जेल में जाएंगे उसका मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। अगर जो इस देश को यूनाइट करना है, अगर जो देश को प्रोग्रेस करना है, तो आपको जो है ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो अभी कॉलेज कैंपस कमेटी के पास आपने कंप्लेन दिया किसी आपके दोस्त ने। ठीक है, कमेटी 24 घंटे के बाद आती है, वो मिलती है, उनका मीटिंग वगैरह होता है। 15 दिन के अंदर वो डिसाइड कर लेते हैं कि जो क्राइम हुआ है वो क्रिमिनल है या नहीं है। वो क्रिमिनल वाला जो क्राइम होगा वो पुलिस के पास चला जाएगा, अगर जो क्रिमिनल ऑफेंस है। तो आप पूरे कैंपस को इस तरीके से मान सकते हैं कि अब जनरल कैटेगरी के लिए पूरा जो कॉलेज कैंपस है वो एक तरीके से लैंड माइन हो चुका है। कहीं पे भी अगर जो आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक इधर उधर मजाक में भी किया तो आपको सीधा कैंपस से सीधा तिहाड़ जेल जा सकते हैं। ठीक है, पिताजी ने तो आपको पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कॉलेज कैंपस से लौंडा सीधे जो है जेल जा सकता है। वो पूरा प्रोसीजर है,
मोदी जी की जय है इसमें, मोदी जी की जय। अगर जो मोदी जी की अगर जो आप जय नहीं बोल रहे हैं, ये सारे नियम को पढ़ने के बाद में भी अगर जो आप मोदी जी की जय नहीं बोल रहे, तो आप किस तरीके से भाई मोदी जी को सपोर्ट तो करना पड़ेगा। जो शेर पाला है तो बलिदान तो देना ही पड़ेगा भाई, है नहीं? देखो यूजीसी के जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से नेशनल लेवल पे एक नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, एनजीओ के लोग होंगे, ठीक है? वो एक एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह काम करेंगे। वो इन चीज़ों को मॉनिटर करेंगे कि जितने भी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, जिस तरीके के गाइडलाइंस जारी हुए हैं, वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो एनजीओ का काम क्या होगा, और एनजीओ का काम ये होगा कि कैंपस के अंदर वो आएंगे, एम्बेसडर जो बने हैं या इक्विटी स्क्वाड जो बना है उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे, फैकल्टी से कोऑर्डिनेट करेंगे, कॉलेज कैंपस के अंदर ये वर्कशॉप कंडक्ट कराएंगे। देखो इसमें एनजीओ का जो रोल है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। एक तो जो नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है उसमें इनका रोल होगा, सिविल सोसाइटी का रोल होगा, एनजीओ का रोल होगा। एनजीओ का एक और रोल होगा, ये कैंपस में जाके जो एनजीओ इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो कैंपस में जाएंगे और वो सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग देंगे। उसमें फैकल्टी पार्टिसिपेट करेगी, उसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, और जो स्क्वाड बने थे, एम्बेसडर बने थे, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो रेगुलर टाइम पे ये एनजीओज जो हैं वो वर्कशॉप कंडक्ट कराएंगे कैंपस के अंदर। अब ये इतना डिटेल्ड प्रोग्राम है, इसको देख के आपको लग रहा होगा कि कैंपस में कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा। मतलब हर दिन कम से कम 40-50 केस तो आ ही रहे होंगे, है नहीं? अगर जो इतना सारा प्लानिंग हुआ है तो इसका आप इस तरीके से मान के चल सकते हैं कि कॉलेज कैंपस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो अपर कास्ट के बंदे हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो सारे के सारे इतने कास्टिस्ट हैं कि उनको रोकने के लिए ये सारे इंतजाम किए गए हैं। को किस तरीके से ये लोग गेम खेलते हैं उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बोलते हैं कि पिछले 5 साल से 118% डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। समझ रहे हो? ये लाइन है, और ये यूजीसी का डाटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें यूजीसी ने एक्सेप्ट किया है कि 118% डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है कॉलेज कैंपस के अंदर। अब इसको सुन के तो बहुत शौक लगेगा कि वास्तव में यार अपर कास्ट के जो बच्चे हैं वो बड़े ही कास्टिस्ट हैं, लेकिन इसका मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। 5 साल पहले पूरे इंडिया में 117 केस कास्ट के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वो रजिस्टर्ड हुआ। 5 साल के बाद में ये जो आंकड़ा है वो 380 या 400 के बीच में रह गया। तो ये जो गैप है, मतलब ये जंप है 117 से लेके 380 या 400 जो भी है, उसको ये बोलते हैं कि 118% जंप हुआ है। तो परसेंटेज जो है पूरा पिक्चर आपको बता नहीं रहा है। और यहाँ मैं आपको बात कर रहा हूँ पूरे इंडिया के अंदर, जहाँ पे स्टूडेंट की जो तादाद है वो 2 करोड़ से भी ऊपर होगी। 2 करोड़ में इस तरीके के नंबर आ रहे हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के। अब मैं ये भी मान सकता हूँ कि मे बी ये लोग जो है कंप्लेन फाइल ही नहीं करते हो सकता है। अब मान के चलो कि इस नंबर को मैं ट्रिपल कर लेता हूँ, यानी 1000 केस आ गए, 900 केस आ गए। लेकिन 900 केस अगर जो पूरे इंडिया में आ रहे हैं कास्ट के बेसिस पे, डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे, वो केसेस भी इस तरीके के जो रूल्स आए हैं उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से चीजों को इन्होंने एट्रोसिटी लिटरेचर तैयार किया है, इस तरीके का डाटा मैनिपुलेशन करके इस तरीके के कानून को पास करने की कोशिश किया जा रहा है, इस तरीके का नोटिफिकेशन लाया जा रहा है, वो भी उन लोगों के लिए जो बच्चे 12वीं पास करके आते हैं, जिनके पास इतनी बुद्धि नहीं होती है, और 17 साल का लड़का यूनिवर्सिटी में आ रहा है। 16, 17, 18 साल के लड़कों को क्या ही दिमाग होता है, मेच्योरिटी आने में 25 साल लग जाता है। अब उसके ऊपर तो हमेशा ये इक्वलिटी वाली तलवार लटकेगी नहीं लटकेगी, सोचने वाली बात। इस वजह से जनरल कैटेगरी को थोड़ा सा अब लग रहा है कि इनके पिछवाड़े में जो है अच्छा खासा बम्बू दिया जा चुका है। और गजब बात यह है कि जो पहले नोटिफिकेशन आया था यूजीसी का, जिसके बाद में ऑब्जेक्शन उठने लगे थे, उसके बाद में ये खतरनाक नोटिफिकेशन आ गया, उसमें अगर जो कोई गलत तरीके से कंप्लेन फाइल करता है, झूठी कंप्लेन फाइल करता है, तो उस पर पेनल्टी थी। लेकिन इस नोटिफिकेशन में उसको भी हटा दिया गया है। अच्छा, इस नोटिफिकेशन का ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है उसके मैं 2-4 पॉइंट आपको बता देता हूँ। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि कोई पेनल्टी नहीं है, पहले पेनल्टी थी, अब पेनल्टी नहीं है। कितना भी फर्जी कंप्लेन करो, अगर जो तुक्का लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो आप अब मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने वाला, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड क्लास हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक और आपको मैं बता दूं कि जो कमेटी की मैंने अभी पहले जिक्र किया है, उस कमेटी में बाकी सारी कम्युनिटी के एक बंदे होंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी का कोई बंदा नहीं होगा। यानी कि पहले तो मैंडेटरी है, जिनके मैंने नाम लिए SC, ST, OBC, वुमेन और फिजिकल डिसेबिलिटी, इन लोगों के एक बंदे होंगे। लेकिन जनरल कैटेगरी के बंदे हों या ना हो, ये इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसको क्या बोला जाए,
कि आप जनरल कैटेगरी वालों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उनका एक भी बंदा वहाँ पे नहीं होगा। मजे लो भाई, ये वो अमृत काल के मजे लो, मजा है। दूसरा जो इसमें दिक्कत है वो डिफिनीशन की दिक्कत है। एक एक वर्ड का इतना वेग मतलब है। मतलब इसमें एक जगह लिखा है कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन होगा, पहले तो क्लियर कर दिया गया है कि सारे डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पे ही देखे जाएंगे। मतलब अगर जो अदर टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर जो कैंपस के अंदर तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये स्लोगन चलेगा तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। दूसरा है इसमें एक एक जगह मेंशन किया गया है इस नोटिफिकेशन में, देखो कास्ट के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको आप दो तरीके से मान सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन और एक होता है इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट वाला तो दिखता है कि फलाने ने फलाने को गाली दिया कास्ट के बेसिस पे, या लड़ाई हो गई कास्ट के बेसिस पे। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है, वो डायरेक्ट है, वो दिख रहा है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी इंक्लूड किया गया है। अब इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ, जैसे आपको नंबर कम मिले, या मैं एक पर्टिकुलर 4 लोगों के ग्रुप में हूँ, रूम के अंदर पार्टी कर रहा हूँ और मेरा इस बंदे से नहीं पट रहा है भाई, मैं इसको अपनी पार्टी में नहीं बुलाऊंगा, इसको भी आप डिस्क्रिमिनेशन मान सकते हैं। ठीक है, उसका इरादा कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करने का ना हो, वो आपको वैसे ही ना पसंद करता हो, जिसे जनरल कैटेगरी के बंदे आपस में लड़ते रहते हैं। अब तुम सोचो कि बच्चे इस ब्रह्मास्त्र से बचेंगे कैसे, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता होगा कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो ये सारा जो नोटिफिकेशन है उसमें इस तरीके की लैंग्वेज यूज की गई है। अब मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का जो नोटिफिकेशन है वो शायद टिक पाए। लेकिन जो एक हिंदू हृदय सम्राट की गवर्नमेंट थी वो इस तरीके की नोटिफिकेशन लेके तो आए हैं, इसको वापस लिया जाएगा या इसको इसको रिवाइज किया जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जनरल कैटेगरी वालों को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये अगर जो वापस हो गया उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये अगर जो दूसरे लैंग्वेज में आ गया, ये इसमें कुछ सेफगार्ड लगा दिया गया, उससे भी आपके सिचुएशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि SC ST का जो एक्ट है उसमें तो ओबीसी को बाहर कर दिया गया है, लेकिन इस एक्ट में ओबीसी को इंक्लूड किया गया है। तो देश में 85% लोग जो है वो अप्रेस्ड, और जनरल कैटेगरी के जो 15% बचे हुए हैं उन्हीं के ऊपर सारी तलवार लटक रही है। ओबीसी का मैं आपको बता दूं कि ये इतना फनी नोटिफिकेशन है। ओबीसी में आपको मतलब अगर जो कास्ट की बात करें तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जाट कम्युनिटी जो है वो यूपी में ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरल कैटेगरी में आते हैं। अब सोचो वो बंदा अगर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई जाट बंदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अब वो बंदा किस में कंसीडर किया जाएगा? यूपी के हिसाब से वो ओबीसी में, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट के हिसाब से वो जो है जनरल कैटेगरी में आता है। अब सोचो यूनिवर्सिटी जो है यूपी में ही है, कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा ना मैटर, ये कैसे इंप्लीमेंट होगा? और यूबीसी में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटियां हैं जो खुश हो रही हैं, उनको लग रहा है कि हमारी आंख फूटे तो फूटे, लेकिन जनरल वालों की तो दोनों आंखें फूट रही हैं, उनको इसमें मजा आ रहा है। ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उसमें SC ST और ओबीसी वाले आपस में भी कंप्लेंट फाइल होगी, तो इसमें नुकसान ओबीसी वालों का भी है। ऐसा नहीं है कि वो ओबीसी वाले बच जाएंगे, क्योंकि SC ST एक्ट का जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है वो सिर्फ SC ST कम्युनिटी को मिला हुआ है। आपके ऊपर जब SC ST एक्ट लगेगा कैंपस के अंदर, वो भी आप भी सीधे थाने ही पहुंचेंगे। ऐसा नहीं जनरल कैटेगरी वाले ही थाने पहुंचेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ इस बात से नहीं खुश होना चाहिए कि जनरल कैटेगरी वालों की ज़्यादा बैंड बजाई जा रही है तो हम तो मजे में हैं। ऐसा नहीं है, आपको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है, बस आपको कंप्लेन करने का एक जरिया मिल चुका है। कैंपस के अंदर जनरल कैटेगरी वाले पूरी तरीके से बजे पड़े हैं इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन ओबीसी को प्रोटेक्शन मिला हुआ ऐसा नहीं है। ओबीसी को प्रोटेक्शन इस तरीके से मिला हुआ है कि ओबीसी को अधिकार मिल गया है कि वो ऑप्रेस्ड होने का वो ढोंग कर सकते हैं कैंपस के अंदर। ठीक है, क्योंकि बाहर अगर जो डाटा उठा के देखा जाए तो SC ST एक्ट का जो इस्तेमाल हुआ है वो सबसे ज़्यादा ओबीसी कम्युनिटी पे ही हुआ है। सबसे ज़्यादा एक्ट जो है उन्हीं पे ये लगाए जाते हैं, तो कैंपस के अंदर भी इसका यूज होगा उनके अगेंस्ट। ठीक है, बशर्ते उनके पास एक हथियार मिल गया कि ओबीसी कम्युनिटी के लोग भी अब जनरल कैटेगरी के ऊपर उसी तरीके से कंप्लेंट फाइल कर पाएंगे कैंपस के अंदर जिस तरीके से SC ST कम्युनिटी फाइल करती हैं। ठीक है, इतना ही एडवांटेज है, बाकी वो उनको और ज़्यादा मुझे एडवांटेज दिखता नहीं है। दूसरा मैं जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो एक मैंने एग्जांपल दे ही दिया है।
जाट कम्युनिटी का। सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था, वहाँ पे आंध्र प्रदेश का कोई बंदा है, वो बता रहा था कि वहाँ पे एक रेड्डी कम्युनिटी है, वो उसी स्टेट के अंदर किसी एरिया में वो जनरल कैटेगरी में कंसीडर किए जा रहे हैं, मतलब उसी कम्युनिटी का कोई पार्ट होगा जो जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जा रहा है, और उसी कम्युनिटी के कोई ऐसे पार्ट होगा जिसको ओबीसी कम्युनिटी में माना जाता है, यानी बैकवर्ड कम्युनिटी में माना जाता हूँ, स्टेट के अंदर ही। अब ये नोटिफिकेशन वहाँ कैसे अप्लाई होगा, समझ से परे है। मतलब ये मल्टीवर्स में खेल रहे हैं। जो हमारे यहाँ का जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो मल्टीवर्स है। अमेरिका का घंटा उसे कुछ पता है, साइंस फिक्शन छोड़ो, ये कास्ट फिक्शन देखो। और यूपी का मैं आपको बताता हूँ, यूपी में भी जो बनिया कम्युनिटी है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ओबीसी में आते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो जनरल में आते हैं। ये सोचने वाली बात है। ये नोटिफिकेशन कैसे अप्लाई होगा? और अगर जो अप्लाई भी हो रहा है, मान लिया इस कास्ट के बेसिस पे ही अप्लाई हो रहा है, तो ये जस्टिफाइड है कि सेम कम्युनिटी को दो टाइप का ट्रीटमेंट मिल रहा है? सोचो, मजे वाली बात है, नहीं है? और इस जो नोटिफिकेशन है इसका मैं आपको साइड इफेक्ट बताता हूँ। कैंपस के अंदर कोई लड़की है जनरल कैटेगरी की, कोई अदर कैटेगरी का बंदा आता है, उसे प्रपोज करता है, लड़के को पसंद नहीं करती है, उसने मना कर दिया, वो बंदा चला गया कंप्लेन करने, क्योंकि ये इनडायरेक्ट वे में डिस्क्रिमिनेशन को कंसिडर किया जाएगा कि लड़की जो है वो कास्ट की वजह से इनको आई लव यू नहीं बोल रही है। ठीक है, उनके पास तो हथियार है, वो कंप्लेन करने चले गए। इस तरीके के माहौल में जनरल कैटेगरी वाले किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? कितने फॉल्स कंप्लेन होंगे इस तरीके के मैटर में, लड़की और लड़के के चक्कर में। और दूसरा एंगल मैं आपको बता दूं, हिंदू हृदय सम्राट का एक मैं आपको मास्टरपीस बताता हूं कि ओबीसी कम्युनिटी को इन्होंने इंक्लूड किया है इस नोटिफिकेशन में। ओबीसी का जो कास्ट है वो मुस्लिम कम्युनिटी में भी है, उनको रिजर्वेशन भी मिला हुआ है कई सारे स्टेट में। तो 90% जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसमें 90% लोग तो कास्ट के बेसिस पे वो ओबीसी कैटेगरी में आ गए। कैंपस के अंदर इसका लव जिहाद में यूज नहीं होगा, अगर जो आपकी थ्योरी के हिसाब से चले तो। बंदा माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, मुस्लिम कम्युनिटी का है, वो आता है लड़की के पास बोलता है कि भैया हमें अपर कास्ट की लड़की है, हम उसे प्रपोज करने जा रहे हैं, वो नहीं मान रही है, अब हम कंप्लेन कर देंगे, क्योंकि वो ओबीसी कैटेगरी में आता है। यहाँ पे इनका हिंदुत्व नहीं दिखाई दे रहा है। तो हिंदुत्व हो गया एक बोझ जनरल कैटेगरी के लिए। हमें नहीं चाहिए हिंदुत्व, हमें जो है, देखो हिंदू धर्म के हम ठेकेदार भी नहीं बनना चाहते हैं। अभी भी लास्ट में मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का अंत होने वाला है, और इस अंत में मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा जो जनरल कैटेगरी के लिए बहुत ज़रूरी है सुनना। देखो, हिंदुत्व का बोझ उठाना बंद करो, हिंदू यूनिटी का जो मिथ है उससे बाहर आ जाओ। मैंने सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को देखा है जिनको प्राउड फील हो रहा है इस कानून से। अगर जो हम हिंदू यूनिटी की बात करें तो हम इस तरीके के कानून को अपोज ना करें, इस तरीके के नोटिफिकेशन को अपोज ना करें। ये बहुत बड़ा भ्रम है। जहाँ पे 85% की पॉपुलेशन ग्रुप बना रखी हो और जिनके नज़र में आप 15% पॉपुलेशन क्रिमिनल हैं, इस तरीके की यूनिटी आप कभी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। और पॉलिटिकल पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां हों, वो आपके फेवर में नहीं आएंगी, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो नंबर गेम है। फाइनल रिजल्ट यही होने वाला है कि आप जो है किसी तरीके से यूनिटी बना के रखें। अगर जो यूनिटी रहेगी तो इस तरीके का कानून को शायद रिवर्स किया जा सकता है। और अपना फ्यूचर देखिए, किसी तरीके से बच्चों को इधर उधर दूसरे देश में भेजिए, वहाँ पर पढ़ने भेजिए, फ्यूचर सिक्योर कीजिए, और वहाँ पे जब बाहर चले जाइए तो उसके बाद में वहाँ से इस देश का तमाशा देखिए दूर से बस, क्योंकि इस देश के अंदर रह के आपका कोई भला होने वाला है नहीं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने पहले बताया कि SC ST का जो एक्ट है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक एक्ट है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी थी उन्होंने इसको अपोज नहीं किया। उसी का एक रिजल्ट है कि इस तरीके के नोटिफिकेशन अब कॉलेज कैंपस में आ चुके हैं। अगर जो इसको अपोज नहीं किया गया तो इससे भयानक कानून फ्यूचर में पास होंगे, और शायद उस टाइम पे हम और कुछ ना कर पाए। तो वीडियो को मैं समाप्त करने से पहले यही बोलना चाहूँगा कि जनरल कैटेगरी वालों को, और जो इनका जो पिछले बूमर लोग थे, उन्होंने तो हम लोगों को बर्बाद कर ही दिया। पिछले 60 साल से देखा जाए, 70 साल से जो जनरल कैटेगरी के जो बुढ़े लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, जो पावर में थे, उन्होंने अपने जो आगे वाली पीढ़ी थी उनको बर्बाद करने का कोई कसर नहीं छोड़ा है, क्योंकि इन्हीं के सामने से ही इस तरीके के कानून पास हुए हैं। ये यूजीसी पहला कानून नहीं है। SC ST का जो कानून पास हुआ, किस तरीके से उसको रिवीजन किया गया, उसको रिवाइज किया गया, बीजेपी की गवर्नमेंट ने कितना उसको सख्त बना दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि इसको थोड़ा सा लाइट किया जाए। बीजेपी वाले जो है वोट के पॉलिटिक्स में उन्होंने उसको आउट टाइट कर दिया। लेकिन जो अब की जनरेशन है उनको अब आवाज़ उठाना पड़ेगा, अगर जो आपको थोड़ी भी डिग्निटी चाहिए तो,
कि इस तरीके से नहीं चल सकता। आप इतना सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हिंदू यूनिटी के नाम पे। पॉलिटिकल पार्टियों को एक पंचिंग बैग चाहिए, वो पंचिंग बैग जनरल कैटेगरी बन चुका है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बीजेपी वाले ऐसे ही हैं, उनसे ज़्यादा उम्मीद लगा रखा था, इस वजह से ज़्यादा तकलीफ हो रहा है अपर कास्ट वालों को। कांग्रेस वाले उसी तरीके से कानून पास करेंगे जिस तरीके से बीजेपी वाले पास कर रहे हैं, और सपा बसपा ये तो कास्ट की पार्टियां हैं, तो इनसे आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। आपका जो फ्यूचर है वो आपकी यूनिटी में है, बाकी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, और बीजेपी वाले यही कर रहे हैं। इनकी पॉलिसी देखोगे तो ये कास्ट के बेसिस पे खेलते हैं, और जब राजनीति की बात आती है, वोट लेने की बात आती है, तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं। तो वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो को जो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना जो ओपिनियन है वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल है वो जल्दी से ग्रो हो, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है, और मैं इसी तरीके के वीडियो जो है फ्यूचर में भी बनाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।